नमस्कार, मैं हूं आर.के. ठकुरेला और ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी टेट की हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ज्यामिति। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले हम इसके व्याख्यात्मक प्रश्न देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे जो भी टॉपिक हैं इसमें, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यामिति में हमारा पहला टॉपिक रहेगा रेखा। रेखा क्या होती है कि इसकी अगर प्रॉपर परिभाषा लिखी जाए तो रेखा को हम जो है बना नहीं सकते, क्योंकि रेखा की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, यानी उसमें लंबाई हो और क्या ना हो, चौड़ाई व मोटाई ना हो, न तो चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेखा। ठीक है, जैसे ये बना दिया गया ए और बी, इसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ए छोर को इधर अनंत तक ले जा सकते हैं और बी छोर को इधर अनंत तक ले जा सकते हैं। मानक रूप में कहा जाए तो रेखा को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ऐसे बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी पतला बनाएंगे इसकी कुछ न कुछ तो मोटाई होगी, कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगी। लेकिन मानक रूप में रेखा की न तो मोटाई होती है न चौड़ाई होती है, केवल और केवल लंबाई होती है। ठीक है। दूसरा होता है किरण। किरण क्या होता है कि रेखा को तो दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण का एक सिरा निश्चित होना चाहिए। यहां से बढ़ा दिया हमने, इधर ही बढ़ा सकते हैं इसे। यहाँ पे ये सिरा फिक्स है इसका, मान लीजिए ए है कोई सिरा, और इधर इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं ए पॉइंट से। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, किरण। यानी ऐसी रेखा जिसमें एक सिरा कैसा हो, निश्चित हो। ऐसी रेखा जिसमें एक सिरा निश्चित हो वो क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पे कोई हम पॉइंट ले सकते हैं बी, इसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड की बात करें, रेखा से ही बनता है रेखाखंड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रेखा का खंड, यानी रेखा में से कोई टुकड़ा काट लिया जाए वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी रेखा का ऐसा भाग जिसके दोनों सिरे निश्चित हों। दोनों ही सिरे कैसे हों, निश्चित हों उसके। जैसे कि यहाँ पे हमने जो रेखा में ए और बी पॉइंट लिए हैं, इस हिस्से को इसमें से काट लिया जाए तो क्या आकृति प्राप्त होगी हमें, ये वाली। तो ये ए और ये बी यहाँ फिक्स है ये इतना, तो ये क्या है, ये कहलाएगा रेखाखंड। ठीक है। अगला, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं। अगला टॉपिक है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, हम दो या दो से अधिक लाइनों की कंपैरिजन करके ही हम बताते हैं इनके टाइप्स। जैसे कि सबसे पहला टाइप होता है इसका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं समझेंगे। पहले कोई दो रेखाएं ले ली गई, ये रेखा और ये रेखा। इन दोनों रेखाओं के प्रत्येक स्थान पर जो बीच की दूरी है वो समान रहे, या कहने का तात्पर्य है कि इन्हें अनंत तक बढ़ाया जाए तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, ना तो इधर मिले और ना इधर मिले। दोनों ही सिरों पर इनके बीच की दूरी जहां तक बढ़ाते जाएंगे समान ही प्राप्त होगी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। परिभाषा लिख देंगे इसकी,
यदि दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये इसका डायग्राम बना देंगे समझने के लिए। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा यानी जो प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। समझेंगे पहले। कोई दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, किसी एक बिंदु पर ये काट रही हैं एक दूसरे को। ये बिंदु है कोई ओ मान लीजिए, तो ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। परिभाषा लिखेंगे इसकी। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, या प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। मोस्टली ये बेस क्लियर होता है आपका कि आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में दे दिया समांतर रेखाएं हैं, वो ऐसे हैं, तो आपको यही नहीं पता समांतर रेखा क्या है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले ये टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगला प्रकार जो होता है वो होता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं। संगामी, संग और गामी में जाने वाली, यानी एक ही बिंदु पर साथ साथ मिले वो रेखाएं, वो कहलाएंगी संगामी रेखाएं। जैसे इसके लिए संगामी के लिए जरूरी है तीन रेखा हो या तीन से ज्यादा हो। जैसे कोई तीन रेखाएं हैं वो इस तरीके से एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये मान लीजिए ए बी है, ये पी क्यू है और ये आर एस है। ये बिंदु ओ पर मिल रही हैं, तो ये कैसी कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। ये हुई तीन प्रकार की रेखाएं। इसके बाद ये रेखाओं के बारे में क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कोण। तो कोण के बारे में जानते हैं। वैसे तो बेसिक्स ज्यादातर टेट करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन भूल जाते हैं उसे और एक क्रम से नहीं पढ़ पाते। तो सारा कुछ यहाँ पे एक क्रम से आपको क्लियर करवाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे इसे पढ़ने के लिए और नोट्स बनाएं, इसके साथ साथ नोट करते रहें, जिससे कि आगे आपको दोबारा पढ़ना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो और पेपर टाइम पे वो आसानी से मिल जाए आपको। अगला है कोण। कोण कोण क्या होता है कि कोई दो किरणें हैं, वो एक बिंदु पर मिल रही हैं यहाँ पर, और यहां से आगे ये बढ़ रही हैं। ऐसे बिंदु हो सकते हैं या रेखाखंड हो सकते हैं। तो इनके द्वारा ये जो आकृति बनती है, जो झुकाव बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण। और इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे इस आकृति को क्या कहेंगे? कोण। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं।
दो किरणों या रेखाखंडों से बनी आकृति, दो किरणों या रेखाखंडों से बनी आकृति कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ठीक है, किस रिप्रेजेंट करते हैं इसे? थीटा से। ये तो आपने पढ़ ही लिया। कोणों के प्रकार जानते हैं, कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं। कोणों के प्रकार, नंबर पहला है कोणों के प्रकार में न्यून कोण। न्यून कोण इसके नाम में ही छिपा है। न्यून 90 से कम जो है वो न्यून कोण है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो, डिग्री या अंश बोल सकते हैं इसे हिंदी में, 0 अंश से तो अधिक हो और 90 अंश से वो कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। और इसे कैसे बना सकते हैं? ये जो चित्र बन रहा है ये न्यून कोण का ही है, 90 से कम होगा। थीटा और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये न्यून कोण का चित्र हो गया। और इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। जिधर मुंह इसका बड़ा होता है वो बड़ा है, जो छोटा होता है वो छोटा है। तो थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ऐसे आपके पेपर में किसी क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण। समकोण राइट एंगल, यानी कि जिसकी माप, कोण की माप कितनी होनी चाहिए? 90 अंश होनी चाहिए, एक्यूरेट। कोण की माप कितनी हो? 90 अंश। और इसे कैसे बनाते हैं? 90 अंश का जो कोण होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके, O और A और B। अपने दैनिक जीवन में देखा है 90 अंश का कोण? बिल्कुल, रोज देखते हैं। हमारे कमरे की जो दीवारें हैं, फर्श के और दीवार के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। और भी बहुत सारे स्थानों पर आप देखते हैं। ये बात अलग है कि आपने ध्यान नहीं दिया। अगला जो प्रकार है इसका वो है न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो अधिक है 90 अंश से, वो अधिक कोण है। अधिक कोण यानी कि जो कोण जो है 90 अंश से तो अधिक है, 90 अंश से अधिक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, और 180 अंश से कम। अब इसका चित्र कैसे बना सकते हैं? देखो, ये 90 अंश हो गया, ये 90 से कम हो गया, तो 90 से ज्यादा जब बनाएंगे तो हम इसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये कोण थीटा और ये ए और ये बी, और भी कोई बिंदु ले सकते हैं। ये कोण कैसा कहलाएगा? अधिक कोण। और हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें ऐसे, तो ये लिखेंगे कि थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अगला है ऋजु कोण, सरल कोण भी बोल देते हैं इसे। ऋजु कोण यानी जिस कोण की जो माप है, कोण की माप कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट 180 डिग्री होगी, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? ऋजु कोण। कोण की माप कितनी हो? 180। कैसे दिखाएंगे इसे? एक लाइन के माध्यम से दिखाएंगे। ये लाइन है, यहां से हमने कोण का मापन शुरू किया यहां तक, ये कितना हो गया कोण? 180 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए लेंगे और यहाँ पे बी, ए से बी की ओर जा रहे हैं हम ऐसे करके। कोण का मापन घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में किया जाता है, तो वो पॉजिटिव होता है। घड़ी की सुई चलती है इस तरीके से और कोण का मापन किया जाता है इस तरीके से। अगर हम घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मापन करते हैं तो ऐसा कोण का मान कैसा होता है? धनात्मक। अगला जो कोण है वो है बृहत कोण।
बृहत कोण। बृहत कोण का जो डेफिनेशन है वो ऐसे होगा कि ये 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, 180 अंश से तो अधिक हो, 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? बृहत कोण कहेंगे। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थीटा बड़ा है 180 से और छोटा है 360 से। ध्यान रहे यहाँ पे 360 से छोटा है, बराबर नहीं हो सकता, 360 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसके बीच में ही आएगा। ये ध्यान रखना है कि 180 और 360 इसमें शामिल नहीं है। अगला संपूर्ण कोण। पहले इसका चित्र बना लेते हैं। बृहत कोण 180 से 360, तो यहां पे है ये तो हो गया 90, ये हो गया 180, ये 270 और इससे बड़ा है ये, तो कहीं यहां पे आ जाएगा, इसे हटा देंगे। यहां पे कोई पॉइंट O और ये A और ये B, तो A से लेके B तक ये कोण जो है थीटा, ये कैसा कोण है? बृहत कोण है। अगला है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण देखते हैं। संपूर्ण जो पूरा एक गोला बनता है, घड़ी की सुई चलती है, एक चक्कर पूरा लगाती है, कितने कोण घूम गई, एक चक्कर पूरा अपनी धुरी पर घूमने में कितना कोण घूमना होता है? 360, तो उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कोण की माप कितनी होनी चाहिए? 360 डिग्री हो पूरी। कैसे दिखा सकते हैं इसे? एक लाइन बनाएंगे ऐसे O और यहां से लेके पूरा ये यहां तक ये कोण है, ये A से शुरू किया और B पर आ गया ये, तो ये क्या बन गया? संपूर्ण कोण बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है पूरक कोण। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है पेपर में, यूपी टेट के एग्जाम में पूरक कोण पर क्वेश्चन बन जाता है जरूर। पूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? जिनका योग 90 अंश हो, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। एक दूसरे के पूरक होते हैं वो, जिन्हें जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तो वो कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। अच्छा, कोणों के बारे में जो है एक और होते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। पहले उन्हें एक चित्र के माध्यम से जानते हैं। हम चित्र बनाएंगे तभी समझ में आ पाएगा कि ये क्या होते हैं, कहां से कैसे होते हैं। नाम से आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। कोई दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये खींची हमने AB और एक रेखा ये खींची हमने CD। इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा L काट रही है मान लीजिए। तो ये जो कोण बन रहे हैं, इस पे 8 कोण बन रहे हैं। पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, चौथा कोण ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये जरूरी नहीं है आप इसी क्रम में इनके नाम दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहीं से कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सहूलियत से समझने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो इसमें एक होता है संगत कोण। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये वाला पहला कोण ये 5वें कोण के संगत है, ऐसे बोलेंगे संगत कोण। और अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण हमारा 1 और 5, ये संगत, ये कोण का चिन्ह होता है, ऐसे ऐसे बोलेंगे कोण 1। तो कोण 1 और कोण 5 कैसे हो गए? संगत कोण हो गए। ऐसे ही सॉरी ये 2 होगा, कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण हो गए। ठीक है। और यहां से 4 और 8, 3 और 7, ये भी कोण संगत होंगे। 4 और 8 होंगे और 3 और 7 होंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं
तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक है। दूसरा होता है एकांतर। एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब एक के अंतर से, यानी कोण 3 जो है वो कोण 5 का एकांतर कोण कहलाएगा। कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 ये एकांतर कोण है। और तीसरा जो आता है इस चित्र के हिसाब से वो आएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है एकांतर कोण में, एकांतर अंतः कोण हो सकते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी हो सकते हैं। 3 और 5 को हम एकांतर अंतः कोण कहेंगे क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच में है ये, और 2 और 8 ये बाहर हैं तो इन्हें हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। ये ध्यान रखना है। शीर्षाभिमुख कोण, देखिए कोई दो रेखाएं इस तरीके से काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हमने पढ़ी थी, तो ये वाला कोण जो होता है इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बन रही है, बिल्कुल ये दोनों रेखा काट रही है एक दूसरे को, तो कोण 1 कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, कोण 2 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, ऐसे ही कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है। ये अब तक हम जान चुके कि रेखाएं क्या हैं और कोण क्या हैं। अगला टॉपिक लेते हैं इसी कड़ी में, त्रिभुज। सबसे पहली आकृति थी रेखा, फिर किरण, फिर रेखाखंड और फिर कोण। कोण से आगे बढ़ के रेखा में तो एक ही रेखा थी, कोण में 2 हो गई और त्रिभुज में होती हैं 3 रेखाएं। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी आकृति को रेखाखंडों से कह सकते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जल्दी लिखना हो तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चित्र बना के दिखा सकते हैं। त्रिभुज जो होगा ए और बी और सी, तो यहां पे जो ए बी सी है ये कहलाएंगे त्रिभुज के शीर्ष, और 3 रेखाखंड जिनसे मिलकर ये बन रहा है वो क्या होंगे, एक रेखाखंड होगा ए बी, एक रेखाखंड होगा बी सी और एक रेखाखंड होगा सी ए। ठीक है। जानते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार 2 आधार पर बता सकते हैं हम, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो पहले जानते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर यह हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों, यह हो सकता है कि 2 भुजाएं बराबर हों, और यह हो सकता है कि एक भी भुजा बराबर न हो, आपस में बराबर की बात हो रही है। तो वही 3 प्रकार होंगे इसके। नंबर पहला होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, तीनों भुजाएं समान हों, तो क्या कहलाएगा, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चित्र बना के दिखा सकते हैं। ए बी और सी ऐसे एक एक लाइन कर देंगे तीनों पर। इस लाइन का मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है। अगला है भुजा के आधार पर। एक तो ये हो गया तीनों भुजाएं बराबर हों, दूसरा जब 2 भुजाएं बराबर हों तो इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। अगर देखा जाए तो नाम में ही छिपी रहती है परिभाषा। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, समान है दो भुजा जिसकी, वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। लिख देंगे जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। चित्र बना सकते हैं इसका। ए, बी और सी। तो यहां पे ऐसे करेंगे कि ये अलग है और ये इसके बराबर है, ऐसे करके यहां पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो प्रकार होगा इसका वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने अलग अलग हैं, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी भुजाएं अलग अलग हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, अलग अलग लंबाई की हों। चित्र बना के दिखा सकते हैं इसका, यही बना देंगे। ए, बी और सी तीनों पे अलग अलग निशान लगाएंगे, इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है। ये त्रिभुज के प्रकार हुए भुजाओं के आधार पर। जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें तुलना करी गई थी दोनों त्रिभुजों में भुजाओं की। जब कोणों के आधार पर हम जानेंगे तो कोणों की तुलना करेंगे एक दूसरे से और हम बताएंगे उसके प्रकार। तो दूसरा प्रकार है इसका कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार होता है सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, तीन ही तो कोण होते हैं, अंतः कोणों की बात हो रही है, और तीन ही भुजाएं होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम हो तीनों ही, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इस तरीके से ए, बी और सी ये तीनों जो कोण होंगे ये तीनों ही 90 अंश से कम हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसका एक कोण समकोण हो। तीन तो नहीं हो सकते, इसका एक कोण समकोण हो। तीनों कोण समकोण क्यों नहीं हो सकते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर 90-90 होंगे तीनों तो कितना हो जाए 270, पॉसिबल ही नहीं है। तो 90 अंश का एक कोण हो सकता है, एक कोण 90 अंश हो तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जब हम आकृति बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, जो हमने समकोण बनाया था उसके सामने वाले सिरों को मिला देते हैं और ये बन जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगला जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार इसका
कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एक कोण जो है वो अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या होगा, अभी हमने जान लिया है अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा हो, तो वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इसका चित्र हम ऐसे बना सकते हैं, अधिक कोण बनाएंगे और उसे ऐसे करके मिला देंगे, तो ये वाला त्रिभुज कैसा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये दो प्रकार से जाने हमने, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और हैं जिनमें से क्वेश्चन बने हैं यूपी टेट के एग्जाम में, तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में सामने वाली भुजा को शीर्षों से मिलाने के लिए कई सारे प्रकार होते हैं, उसी पे बनते हैं। ये देखिए कैसे करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा केंद्रक। त्रिभुज में जो होता है केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक कहते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। केंद्रक चित्र बना देंगे इसका। ये कोई त्रिभुज है, इसकी माध्यिका, माध्यिका मतलब शीर्ष से रेखा खींची जाए और सामने वाली भुजा को मध्य भाग पर जाके मिले, दो भागों में विभाजित करे, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी माध्यिका। ये माध्यिका है, ये और एक ये तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो संगामी होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और इस बिंदु को हम कहेंगे ओ। ये क्या कहलाएगा इसका, यहाँ पे ओ जो कहलाएगा वो इस त्रिभुज के लिए केंद्रक कहलाएगा। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि केंद्रक किसे कहते हैं, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, माध्यिकाओं प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, इस तरीके से। या माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, आपको कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, इसे आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। दूसरा है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो होता है अंतः केंद्र। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। कैसे दिखा सकते हैं चित्र बना करके इसे, ये त्रिभुज बनाया, इसके शीर्ष से ये लंब डाला यहाँ पर, इसके शीर्ष से ये और इस शीर्ष से ये, तो ये अंतः केंद्र कहलाता है। मतलब इसके अंदर एक सर्किल बनाया जाए तो वो इस तरीके से बनेगा, उस वृत्त का ये केंद्र होगा, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में अंतः केंद्र को। तो शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। तीसरा पॉइंट होता है इसका परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। कैसे, कोई त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज है ए बी और सी,
तो इस भुजा पर लंब खींचा हमने, लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और ये समान दो भागों में विभाजित भी कर रहा है इसे। ऐसे इस पर लंब खींचा है, ऐसे ही इस पर लंब खींचा है, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोसेंटर, परिकेंद्र। और ये किस लिए होता है कि यहाँ से इसको केंद्र मान करके जब हम वृत्त खींचेंगे तो ये इसके शीर्षों से होकर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? इसका परिकेंद्र कहलाता है। ये तीनों टॉपिक हैं, केंद्रक, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, तो इसे दूर करेंगे, इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। और ज्यामिति में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसे अगली क्लास में क्लियर कराया जाएगा। इस क्लास के लिए इतना है। और कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा कि सबसे छोटा ऋणात्मक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, कहीं तक भी लिखे जा सकते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? क्या -1 बड़ा है -2, -3, -4? ये ध्यान रखना है कि माइनस की जो संख्या होती है उसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। यानी -1 जो है वो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा तो उसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसे अनंत तक कहीं तक भी लिखा जा सकता है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो इसे नहीं बता सकते, ये भी अनंत तक लिखा जा सकता है। ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे हमारी क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद।